हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागा बाय सागर वजातिया। इस लेक्चर में हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों को निपटा रहे होंगे फटाफट। ठीक है, रेडी? सबसे पहला टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। उसके अंदर सबसे पहला जो मेथड है दैट इज द बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अभी तुम लोगों ने एल्केन्स में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्केन्स पर वीडियो है, उसको जाके देख लो। हालांकि कुछ ज्यादा टफ बात नहीं पड़ी थी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके एक टॉपिक था। उसमें क्या था कि जब सी डबल बॉन्ड सी के अक्रॉस H2 निकल डाल देते हैं, प्लैटिनम डाल देते हैं, पैलेडियम डाल देते हैं, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। एल्कीन तो एडिशन के लिए बना है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर एक एच इधर लटक जाता है। अगर हम वही काम एल्काइंस में करते हैं तो भी एल्केन मिलता है, लेकिन अगर हम पार्शियल रिडक्शन कर लें, हमें सिर्फ रिडक्शन नहीं करना है, हमें पार्शियल रिडक्शन करना है, यानी कि एक स्टेप के बाद प्रोसेस रुक जाना चाहिए, तो हमें बेटा एल्काइन से एल्कीन मिलेगा। आप सोचो ना, एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड हटा दें तो दो बॉन्ड बचेंगे, यानी कि एल्कीन। सो स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्कीन स्टेज। ऐसा नहीं कि आप H2 निकल लेकर काम कर दिया तो एल्केन एल्कीन बन जाएगा ना, एल्केन बनेगा। फिर अगर एल्कीन बनाना है तो यू नीड टू यूज सम स्पेसिफिक कैटलिस्ट। तो एल्काइन जब एल्कीन बनाता है तो एल्कीन चूंकि इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सिस और ट्रांस, उस फॉर्म में एग्जिबिट करता है या एग्जिस्ट करता है। वो दो कैटलिस्ट कौन से हैं? एक का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट और एक प्रोसेस को कहते हैं बिर्च रिडक्शन। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही सुना आपने, बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन मतलब जो रिएजेंट लेते हैं दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और जो लिनलार कैटलिस्ट होता है दैट इज नथिंग बट पैराडाइज चारकोल, PD/C। अब देखिए, आपको याद क्या करना है? बी के साथ टी, या बीटी से अच्छा जो बीमारी होती है टीबी, टीबी, और ये एल के साथ सी, लिनलार कैटलिस्ट LC है ना, तो ये LC देगा। सी का मतलब सिस एल्कीन देगा, और टी का मतलब ट्रांस एल्कीन देगा। ये आप जो एल्कीन देख रहे हो, ये एल्कीन, सॉरी एल्काइन, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जो पैराडाइज चारकोल आपने लिया है जिसको लिंडलास कैटलिस्ट कहते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग एक जहर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन। उस पॉइजन का नाम होता है सल्फर और क्यूनोलिन। ये क्या करता है? ये कैटालिटिक मिक्सचर को एक स्टेप के बाद मार देता है, यानी कि एल्काइन को एल्कीन में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन फिर एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने से पहले रोक देगा। रुको जरा, सबर करो। सो फ्रॉम द लिनलास कैटलिस्ट व्हाट यू आर गेटिंग इज somewhat like this: CH3 double bond C, CH3 H H। अब यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, दोनों सेम साइड में हैं, इसलिए ये आपको सिस मिल रहा है। अब एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है जो कि बिर्च रिडक्शन में होती है कि आपको ट्रांस मिलता है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक H इस तरफ है तो एक H इस तरफ है 180 डिग्री पे, तो दिस इज व्हाट अ ट्रांस एल्कीन इज। तो एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है: लिंडलास कैटलिस्ट, बिर्च रिडक्शन। लिंडलास कैटलिस्ट हमेशा सिस एल्कीन देता है, बिर्च रिडक्शन हमेशा ट्रांस एल्कीन देता है। बिर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लिंडलास कैटलिस्ट यानी कि पैराडाइज चारकोल, जिसके अंदर पॉइजन सल्फर क्यूनोलिन होता है। सिमिलरली अगर हम यहां पर ये क्या लिखा है, प्रोपेनाइन, प्रोपाइन में पैराडाइज चारकोल या Na इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो प्रोडक्ट सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। आइए देख करके दिखाता हूं मैं आपको। CH3C, एक H इधर आया, एक H इस कार्बन के पास तो था ही, और एक H और आ गया। क्लियर? देखो, जो दो H आए हैं वो एक ये हो गया, एक ये हो गया।
अब ज्योमेट्रिकल यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप और सेम है जो कि है H, तीन तीन H एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस आप नहीं बता सकते हो। तो भले आप यहाँ पे कुछ भी डालो बेटा, आप यहाँ पे पैराडाइज चारकोल डाल दीजिए या आप यहाँ पे एनेन लिक्विड अमोनिया यानी कि लास के थ्रू करिए या बिर्च के थ्रू करिए, यू विल गेट दिस कॉमन प्रोडक्ट यानी कि प्रोपीन मिलेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कुछ चीजें बड़ी जरूरी समझने की हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है, देखो ये हेलोजन है तुम्हारा, ठीक है। हेलोजन से जस्ट डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। अब हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है एल्कोहलिक KOH। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस क्या करता है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, इट एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। तो बेटा होने क्या वाला है इस रिएक्शन में, अल्फा से एक्स जाएगा, बीटा में से हाइड्रोजन जाएगा और दोनों के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में जो वैलेंसीज फ्री होंगी उसकी वजह से एल्कीन बन जाएगा। इस प्रोसेस में आप देख रहे हो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसलिए इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। डी मतलब निकाल दो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखिएगा, दिस रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम अ हेलोएल्केन टू फॉर्म एन एल्कीन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आइए एक बार देखते हैं कुछ रिएक्शंस। जैसे CH3CH2I लिखा है, तो ये हमारा हेलोजन है, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो किसी भी ग्रुप से जुड़ा हो, अब वो ग्रुप कोई भी हो। अल्फा कार्बन के हमेशा जो बगल में होता है वो बीटा कार्बन होता है, बीटा के बाद वाला गामा होता है। लेकिन हमें गामा डेल्टा इनसे इससे ताल्लुकात नहीं है, हमें अल्फा बीटा से ताल्लुकात है। तो अल्फा से क्या जाने वाला है तुम्हारा आयोडीन, बीटा से क्या जाने वाला है तुम्हारा हाइड्रोजन। इन दोनों से जब चीजें निकल जाएंगी तो बेटा हमारे जीवन में क्या बचने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। प्लस के तौर पे क्या लिखेंगे, देखो यार इसका OH और इसका H आपस में मिलकर बना देगा H2O, इसका K और इसका I ये मिलकर बना देगा KI। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, या वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करना चाहे तो खुद से करें क्योंकि ये बेहतर तरीका होता है। अल्फा से Br निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। इट्स वेरी सिंपल, यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH, H मिलकर H2O और प्लस KBr। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से हल मतलब कोई आपको हल नहीं निकलेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि बीटा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन यहीं से निकाला जा रहा है। बीटा एलिमिनेशन समझ गए। अभी आप लोग जब काइंड ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा रिएक्शन, बीटा रिएक्शन, तो ये वही बीटा रिएक्शन की बात हो रही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हो, ये लिखा है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होने वाला है। बिल्कुल आंखें चौकन्नी रखना। यहां पे ये अल्फा, क्योंकि इसके साथ Br जुड़ा है, लेकिन इसी अल्फा के साथ ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है। मान लो इसको β1 ले लें, इसको β2 ले लें। β1 के द्वारा यहां प्रोडक्ट बनाया गया, β2 के द्वारा यहां प्रोडक्ट बनाया गया। कुछ नहीं करना, तुम्हें अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लाना है। तो बेटा ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात है कि है, कोई दिक्कत की बात नहीं। β1 से अगर निकालेंगे तो निकलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा, तुम्हारा लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ, KBr प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब β2 तुम्हारा ये वाला है, ये वाला β2 है ना,
अब यहां से और यहां से इन दोनों के बीच में से निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो वो कैसा दिखेगा प्रोडक्ट? चलो देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो एक बार आपको मिल रहा है बेटा ब्यूट 2 और एक तरफ आपको मिल रहा है ब्यूट 1 यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है। जी यस, यहां पर यही चीज बतानी है। तो मैं बता देता हूं, ये रहा मेजर, ये रहा माइनर। अब ये जिसने बताया कि कौन होगा मेजर और कौन होगा माइनर, दैट इज नोन एज सेटजेफ रूल। क्या कहता है आइए देखते हैं। Whenever two or more alkenes are theoretically possible during a dehydrohalogenation reaction, more substituted alkene will form the major product। ये more substituted alkene का क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा एल्कीन जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। कहां पे? डबल बॉन्ड में। नहीं समझे? आसान भाषा में समझाऊं, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये कंसेप्ट हाइपर कंजुगेशन है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हाइपर कंजुगेशन में एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो कि ये कहता है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्कीन। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या हुए? जो सी डबल बॉन्ड सी के बगल में होते हैं ना कार्बन, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। जैसे ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी है, इसके बगल में एक ये है अल्फा कार्बन और एक ये है अल्फा कार्बन। ठीक है, जो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किसी भी ग्रुप से उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ये बात अभी मैंने कही थी। Br एक ग्रुप है, उसी तरीके से एल्कीन एल्काइन ये भी एक ग्रुप है। इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उस अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सीधी बात याद रखो, जिसके पास जिस एल्कीन के पास ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहां पर 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन यहां पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसको मत गिन लेना। तो अब समझ में आ गया आपको सेटजेफ रूल क्या है? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल और इट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। या अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसके ज्यादा होंगे हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट के हिसाब से वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। नाउ दिस क्वेश्चन आप करना चाहेंगे, वीडियो पॉज करिए और करिए। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, और भूलिएगा नहीं ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो सेम है, तो किसी एक को ही लो, कोई डिफरेंस तो है नहीं। जैसे मैं इसको नहीं ले रहा, ठीक है, तो मेरे पास 2 बीटा है इस समय, एक ये बीटा है एक ये बीटा है, तो 2 प्रोडक्ट फिर से बनने वाले हैं। वीडियो पॉज करके फटाफट बना लो यार। वीडियो देखने से कोई सक्सेस नहीं हो पाया, किसी को सक्सेस नहीं मिली। एक प्रोडक्ट मिल सकता है ये, क्योंकि एक बार यहां से अल्फा जाएगा, एक बार यहां से जाएगा बीटा से एच, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये मिल सकता है जहां पर CH3 बरकरार रहेगा, डबल बॉन्ड इधर है। नाउ लेट्स चेक विच इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के लिए लेट्स काउंट दी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहां पर देखिए 3 अल्फा तो यहीं पे हो गए, फिर 4 5, फिर 6 7, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं।
So yes, the major product is what? जिसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, एंड दिस इज नथिंग बट दी माइनर प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया बात? पक्का यहां तक सब क्लियर है? सो आफ्टर सेडसेफ रूल, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज, ये था ऊपर अभी तक दो प्रिपरेशन पढ़ लिए। एक था बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस और दूसरा था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली तुमने, है ना? तुम लोग जानते हो, चलो अभी करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। एक कन्वर्जेंस नाम की चीज होती है जो तुम्हारे जीवन में आ गई है और थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत देगी। वो क्या होती है चलो अभी बताऊंगा, है ना? अभी समय नहीं आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। अब ये विसिनल का मतलब समझ लो क्या होता है। विसिनल, विसिनल को सबसे पहली बात शॉर्ट फॉर्म विक से डिनोट किया जाता है। विसिनल मतलब दो ऐसे एडजेसेंट कार्बन एटम जिसके पास सेम ग्रुप लगे हो। जैसे अगर यहाँ पे Br लगा इस कार्बन पे तो इस कार्बन पे भी Br लगा होना चाहिए। सो दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइब्रोमाइड। अब जैसे ये कार्बन पे OH है तो इस कार्बन पे भी OH है, so this is known as vicinal dihydroxy compounds। दो एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, मतलब ये भी विसिनल है लेकिन जैसे अब ये विसिनल नहीं है। ये देखो जैसे यहाँ Cl लगा है, यहाँ पे भी Cl लगा है, लेकिन एडजेसेंट कार्बन एटम्स नहीं है ना। एडजेसेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक कार्बन पे है फिर दूसरे कार्बन पे नहीं है तो ये गलत है। दिस इज नॉट विक। तो विसिनल समझ गए? टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स should contains two similar groups, then only it is known as vicinal। विसिनल का ही एक अलग एक भाई होता है जिसको हम जेमिनल कहते हैं। अब विसिनल बता रहे हैं तो जेमिनल भी सीख ही लो यार। शॉर्ट फॉर्म जेम, जेम, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर कुछ खूबी है। एक कार्बन के पास एक ग्रुप तो होता ही होता है, एक कार्बन के पास दो सिमिलर ग्रुप्स हो ये एक नई बात है। तो जैसे CH3CH, इसी कार्बन के पास Br है, उस कार्बन के पास सेम Br है, मतलब अ सिंगल कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ टू सिमिलर ग्रुप्स इज नोन एज जेमिनल और जेम। लाइक अगेन यू कैन सी दिस इज CH3CH OH OH। ओके, यहाँ पर भी एक कार्बन है जिसके पास दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो दिस इज जेमिनल। जेमिनल विसिनल अक्सर बच्चा धोखा खाता है। दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में दो सेम ग्रुप हैं, विसिनल। एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स हैं, जेमिनल। हाँ तो भाई विसिनल डाइहैलाइड से कैसे कर सकते हैं काम? तो विसिनल डाइहैलाइड से जो करते हैं उसको बोलते हैं डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे डी मतलब दे दे दे, दे क्या दे? हेलोजन दे दे भाई, हेलोजन ले लो इससे। तो एक Br यहाँ से निकलेगा, एक Br यहाँ से निकलेगा Zn के साथ, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। सिमिलरली यहाँ से दो Br और जिंक निकल जाएंगे, क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। बोलो 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 बोलो, आया समझ में? तो हिट लाइक कमेंट कुछ कर दिया करो बदतमीजों। तुम लोग के लिए वीडियो बनाओ, ऊपर से तुम लोग के नौटंकी करते हो। लाइक कर। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन वही होता है जब तुम्हें लग जाता है लूज मोशन, दस्त। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड is known as dehydration, and the common reagents which we are using in the organic chemistry are many, लेकिन कुछ आपके काम के लिए हैं। concentrated H2SO4, H3PO4, Al2O3, एल्यूमिना। एल्यूमिना जब लेते हैं तो हाई टेम्परेचर भी लेते हैं, और बाकी जब अगर कंसनट्रेटेड एसिड्स लेते हैं तो नीचे हीट का साइन लगा देते हैं। P2O5 हीट भी ले सकते हैं। ये क्या करता है? सेम काम करता है। देखो ये अल्फा कार्बन यहाँ से OH जाएगा, ये बीटा कार्बन यहाँ से H जाएगा,
तो जैसे भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े हो ना, सेम काम करना है कि वो कार्बन अल्फा होगा जहां से OH जुड़ा होता है, और फिर बीटा में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों चीजें एक साथ निकलेंगी तो बेटा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, खत्म, सिंपल है। चलो, ये अल्फा कार्बन से OH गया, बीटा कार्बन से H गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्लियर? चलो, एक अल्फा कार्बन से OH गया, ये दोनों बीटा सेम है तो कोई भी एक बीटा लेंगे, दो दो बीटा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये अल्फा कार्बन से OH गया, अब यहाँ पे दो दो बीटा आ गए, दोनों बीटा अलग अलग हैं। तो जैसे हमने अभी ऊपर ZZEF रूल लगाया था या ZZEF रूल लगाया था, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। तो दो प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि एक ब्यूटीन बना, और एक बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ब्यूटवनीन बनेगा। लेकिन मेजर कौन सा होगा ये तुम अच्छे से जान चुके हो, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यानी कि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दिस एल्कीन विल बी दी मेजर एल्कीन, जहां पर ये जो ब्यूटवनीन है ये आपका माइनर बनाएगा। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ मेथड, फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेथड एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आईएससी वाले बच्चों के लिए है। तो जैसे हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्केन्स, ओ सॉरी एसिड सॉल्ट्स टू फॉर्म एल्केन्स, उसमें क्या होता था भैया, क्या होता था, CO2 निकलता था, और डीकार्बोक्सिलेशन के नीचे ही एक रिएक्शन पड़ी थी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वही है बेटा ये। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या पड़ा था, CO2 निकलता था, KOH निकलता था, या NaOH निकलता था, या हाइड्रोजन निकलता था। यहां पर भी सेम मेथड होने वाला है, देख लो एक बार क्या क्या होने वाला है। CO2 निकलेगा, ये K और पानी का OH निकलेगा, और पानी में से H2 निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ना जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जैसे आपने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक की मैकेनिज्म समझाई थी, तो इन दोनों के बीच में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर एल्कीन बना लेगा। तो मैं बड़े आसानी भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में, बिल्कुल बेझक होके, है पक्का। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, होमोलिटिक फिजन हुआ, एक डॉट यहाँ आया, एक डॉट यहाँ आया, इनका काम तमाम कर दो, ये बन गए आपस में बेटा एल्कीन, खत्म, खत्म। बाकी ये दोनों के बीच में तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 2 मोल्स ऑफ CO2 निकलेगा, प्लस KOH निकलेगा, प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अब ऐड करना है तुम्हें, सिंपल ऐड करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, निकलो आगे। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा सा देखो, सिर्फ ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर लटकेगा, एक एच इधर लटकेगा। ये रिएक्शन तुमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। So you are just added the 2 hydrogen atoms across these double bond atoms. हर चीज पर तुमको यही काम करना है। अब जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, इसमें Br2 है, ऐड कर दो, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया। अब ये वही चीज मिल गई तुमको, विक विक विसिनल, है ना। इस रिएक्शन को कहा जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो भैया, हम तुमको 2 बीकर दे दे, तुम लैब में घुसो, जैसे ही केमिस्ट्री लैब में तुमको 2 बीकर दे दे, एक में हमने रख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक में रख दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखने में दोनों सेम है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें पूछूं भाई, बताओ किस में एल्कीन है, तो तुम क्या करोगे, दोनों में Br2 ब्रोमीन वाटर डाल दोगे, जो कि ऑरेंज रेड कलर का, वायलेट कलर का, या रेडिश ब्राउन कलर का, अलग अलग किताबों में ऐसे अलग अलग कलर लिखे है ना, इस कलर का होता है। तो जिस बीकर में
तुमको रेडिश ब्राउन कलर या ऑरेंज रेड कलर, जो भी ब्रोमीन का कलर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, वो एकदम से कलरलेस हो जाए, सुनना सुनना सुनना, जो तुम ब्रोमीन जिस बीकर में डालो और वहां पे एकदम कलरलेस हो जाए, तो वो एल्कीन होगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन विसिनल कंपाउंड्स बना रहा है। भाई कलर तो Br2 की वजह से था ना। तो यहां पर तुम ये देख पा रहे होगे, कहां पे, बीकर ए में तुम ये देखोगे कि तुम्हारी जीवन एकदम सूनी पड़ गई, कलरलेस हो गई, लेकिन यहाँ पे कलर जो होगा रिटेन रहेगा। जो भी ऑरेंज रेड रेडिश ब्राउनिश जो भी तुम लिख रहे होगे, देख रहे होगे, इट विल बी रिटेनिंग ओवर इन दिस बीकर। तो एल्केन में कलर वही का वही रहेगा, एल्कीन में कलर कलरलेस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन या दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिगार्डेड एज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या सर आसानी से Br2 ऐड हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब डबल बॉन्ड टूटता है तो एक Br इधर एक Br इधर लटक जाता है? आइए जानिए ऐसा क्यों होता है। एल्कीन में ये जो पाई बॉन्ड है, दिस इज हैविंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब इसके पास ब्रोमीन अप्रोच करता है तो इस ब्रोमीन को लगता है थोड़ा सा धक्का। वैसे तो इस Br में तुम कभी भी जीवन में नहीं देखोगे कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तब आता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों हैलोजेंस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इजंट इट? तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आ रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज व्हेन एल्कीन के पास ये अप्रोच कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पोलराइज्ड, दे आर गेटिंग इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, इंड्यूस्ड चार्ज। तो जो एल्कीन के पास होगा उस पर पॉजिटिव, और उसके दूर वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, एल्कीन जो कि न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो इस Br पे अटैक मारेगा, फटाक, और इसको ऐड कर लेगा और Br माइनस एकदम अलग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस इस पे अटैक मार देगा। तो कितना आसान है कि एक बार डबल बॉन्ड ने पॉजिटिव वाले पे अटैक मारा, फिर नेगेटिव वाले ने इस पे अटैक मार दिया, सीधी सीधी बात खत्म। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का मतलब हो गया HX, HX मतलब HBr, HCl, HI, HF कंसीडर नहीं करते, एक्सप्लोजिव रिएक्शन रहता है मोस्टली। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अभी तक जो काम तुमने सीखा है वही करना है। डबल बॉन्ड तोड़ो, एक चीज इधर ऐड करो, एक चीज इधर ऐड करो, निकल लो बेटा। तो CH2 ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, तभी तो ऐड होगा, एक तरफ H एक तरफ Br। नेक्स्ट सिमिलरली ये डबल बॉन्ड तोड़ो, क्या करना है, क्या करना है, सोचो 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 सोचो, कहीं पे भी किसी भी तरफ H ऐड कर दो, किसी भी तरफ I ऐड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। यहाँ पे तुम इसकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 2 आयोडोब्यूटेन मिल रहा है। यदि तुम आयोडीन यहाँ पर ऐड कर देते तो तुम काउंटिंग यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4, तब भी 2 आयोडोब्यूटेन रहता। तो ये फायदा होता है जब तुम सिमिट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन कर रहे होते हो। सिमिट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड के इस तरफ जितने कार्बन हो उतने इधर भी हो। डबल बॉन्ड के इधर अगर एक कार्बन है तो इधर भी एक हो, इधर दो है तो इधर भी दो हो, इधर तीन है तो इधर भी तीन हो। दैट इज नोन एज सिमिट्रिकल एल्कीन्स। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स मैंने सिमिट्रिकल एल्कीन के दिए हैं। अब बात आती है तुम्हारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, क्योंकि बात अब बदलती है और अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू होती है। सो दिस इज one of the important topic in the chapter alkenes or alkynes। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन होता है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखिएगा, यहां पर आप कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। तुम सोचो कि हम H यहाँ ऐड कर दें, Br यहाँ ऐड कर दें, या Br इधर ऐड कर दें, मतलब Br इधर ऐड कर दें, H इधर ऐड कर दें। भाई क्यों, कैसे, कहां पे, किधर? कोई लॉजिक दो, कोई सिद्धांत दो, तभी तो चलेगा ना काम। तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ्स।
मार्कोनिकॉफ ने कहा कि गरीब को गरीब करो, अमीर को अमीर करो। ये कार्बन हाइड्रोजन के टर्म्स में गरीब है, एक ही है, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये हाइड्रोजन के टर्म्स में अमीर है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स देखने हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को देखना है। तो जो गरीब है उसको देखो, जो अमीर है उसको देखो। गरीब को गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो। मार्कोनी एम से स्टार्ट होता है, मोदी भी एम से स्टार्ट होता है। मोदी ने क्या किया, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया। मार्कोनी भी यही करेगा, गरीब को गरीब कर देगा, अमीर को अमीर कर देगा। यानी कि Br will goes to this carbon atom, हाइड्रोजन will goes to this carbon atom। ये सिद्धांत है, इस पे हमेशा तुम लोग अटल रहना, फिक्स रहना। इसका रीजन और मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं, पहले ये चीज समझ लो। ये Br हो गया, ये H हो गया, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द आंसर, 1 ब्रोमोप्रोपेन आंसर नहीं होगा। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, that means Br minus, will goes to that carbon atom which has a lesser number of hydrogen atoms, that means this secondary degree carbon atom। Similarly अब दूसरे में बताओ क्या होगा। दूसरे में ये Cl minus है, it goes to this carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, so it will be CH3 C Cl CH3, डबल बॉन्ड टूट चुका होगा, CH2 की जगह CH3 हो जाएगा। तो again have you seen that the negative part of the attacking reagent will goes to that carbon atom which has a lesser number of hydrogen atoms। This is the negative part and it's going to this carbon atom। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल। The addition of unsymmetrical reagents such as HX, H2O to the unsymmetrical alkenes, this is the main word, occurs in such a way that the negative part of the attacking reagent, negative part of the attacking reagent को एक नए नाम से जाना जाता है addendum। It goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। ठीक है, यही अभी इतनी देर से बोल रहा हूँ। तो अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, कहो तो वीडियो पॉज करके तुम कर लो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो छोर है ये गरीब है तुम्हारा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, और ये वाला जो छोर है ये तुम्हारा अमीर है, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है। तो गरीब को गरीब करना है, यानी कि Br विल गोज टू दिस कार्बन एटम। सुनना सुनना, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब क्या है, Br इधर आएगा और H इधर आएगा। दिस इज नोन एज अ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए आइए मैकेनिज्म पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म विच फॉलोज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा आपको ना, और यही तो मकसद है हमारा। बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, बताओ। गधे हो गधे, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल किसको पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। दो ही तरीके के तो अटैकिंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, या HCl में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, HI में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, एक ही चीज है H+। तो पहला अटैक H+ का होगा। याद रखना, अब डबल बॉन्ड टूट के यहां भी जा सकता है, डबल बॉन्ड टूट के यहां भी जा सकता है, तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, CH3 CH+ CH3, या बन सकता है CH3 CH2 CH2+। अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड टूट कर इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा। अगर डबल बॉन्ड कूद के इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर आएगा और H इधर अटैक करेगा। बेटा दोनों कंडीशंस में ये देखो कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए क्योंकि स्टेप 1 इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म्स का नाम ऐसे तो डिसाइड होता है, जो पहले अटैक करता है उसके आधार पे नाम हो जाता है।
HBr में से चूंकि पहला अटैक H प्लस का है और H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए नाम इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने पर यानी कि फर्स्ट स्टेप करने पर हमको दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ क्या होती है? 3 to 1 होती है ना, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री के, है ना? तो हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने चीज़ दिखलाई है कि इसने इस पे अटैक किया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है उसमें Br माइनस आकर अटैक कर गया। तो अब तुम समझे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट इज गोइंग टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट नोट। ये नोट ये कह रहा है कि अगर तुम HBr को ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, then that is going to take place opposite to the Markovnikov rule and this is known as anti-Markovnikov rule. तो लिखा है यहाँ पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मतलब होता है O सिंगल बॉन्ड O, द एडिशन ऑफ ओनली HBr, ये कंडीशन है बेटा, एंटी मार्कोनी की दो कंडीशंस हैं, सिर्फ HBr होना चाहिए पहली कंडीशन, पेरोक्साइड होना चाहिए दूसरी कंडीशन, HCl और HI नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा है। Two unsymmetrical alkene take place opposite to Markovnikov rule and this is known as peroxide effect, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यानी कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये देखो हमें एक कंडीशन क्या दी हुई है पेरोक्साइड और दूसरी कंडीशन क्या दी है HBr। तो उल्टा सोचो, मार्कोनी कहता था गरीब को गरीब करो, ये क्या कहेगा गरीब को अमीर करो, यानी कि द हाइड्रोजन विल गोज टू दिस कार्बन एटम, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, CH के नीचे H, CH2 के नीचे Br। ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। इसकी मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। व्हाई इट इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्री रेडिकल ही मिलेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मिलेगा ही मिलेगा, फ्री रेडिकल की कंडीशन होती है। यहाँ पे देखो होमोलिटिक फिजन हुआ, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो C6H5CO डॉट यहाँ बच रहा है, C6H5CO डॉट इधर बच रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ C6H5COO डॉट यही बचा है ऊपर। अब ये फ्री रेडिकल इन दोनों के बीच में लड़ाई डलवा देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बचेगा C6H5 डॉट प्लस C डॉट O डॉट। अब होगा क्या, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना नहीं लेगा? तो लो बेटा बना दो जरा, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लिया। अब ये जो ऊपर बच रहा है C6H5 फ्री रेडिकल, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, फ्री रेडिकल ही इसको भी तोड़ेगा। टूटना नहीं चाहिए फ्री रेडिकली, लेकिन जब फ्री रेडिकल अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही टूटता है। तो C6H6 मिला, मतलब ये वाला H डॉट इसके साथ चला गया और Br डॉट बच गया। ये पहले स्टेप में हमने किया है कि हमको फ्री रेडिकल Br डॉट चाहिए था, तो हमने ये काम किया है। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट स्टेप में Br डॉट इस पे अटैक कर देगा, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है। तो दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। जब ये चीज फ्री रेडिकली टूटेगी तो दोनों पर फ्री रेडिकल आ सकते हैं, तो या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये वाला 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल का हम काम करेंगे, यानी कि CH3 CH2 डॉट CH2Br की रिएक्शन हम लोग फिर से HBr के साथ करा देंगे एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर CH3 CH2 CH2Br। अब एक Br डॉट फ्री रेडिकल अगर बच रहा है यहाँ से तो बचने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। चेन टर्मिनेशन रिएक्शन कर सकते हो,
यानी कि इस बी आर डॉट को बी आर डॉट के साथ मिला दो एंड यू विल गेट, मतलब आप रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर वाई ओनली एच बी आर, हम एच सी एल एच आई एच एफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेटा ये सामने एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, जो भी चीज़ यहाँ पर करी गई है एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे करी गई है। आप जितने भी स्टेप्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो एनर्जी दिखी है वो दोनों ना एक्सोथर्मिक होना चाहिए, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होना चाहिए। बी आर के केस में ही -42 -37 यानी कि एक्सोथर्मिक है। बाकी अगर यहाँ एक्सो है तो ये एंडो है, एंडो है, अगर यहाँ एक्सो है तो यहाँ एंडो है। एंडोथर्मिक स्टेप्स आर नॉट फेवरेबल। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन होना नहीं चाहती, हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हम काहे देवे हीट एनर्जी, तुम्हें ऐड होना है तो अपने आप ऐड हो और हीट एनर्जी रिलीज करो। तो एक स्टेबल प्रोडक्ट तभी माना जाएगा जब हीट एनर्जी रिलीज होगी, और हीट एनर्जी किस में रिलीज हो रही है दोनों स्टेप्स में, बी आर के केस में। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा के तहत हम ये चीज कहते हैं कि during the provocation steps, since only HBr is involving the exothermic steps, that's why only HBr is responsible for the anti-Markovnikov addition. Clear? Next comes oxidation with potassium permanganate. इसमें एक hot का रहता है और एक cold और alkaline का रहता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं with dilute और alkaline cheminophore यानी कि cold. Reaction is called hydroxylation. हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ OH OH आ जाएंगे। तो कोई भी एल्कीन हो क्या करना है, अगर डाइल्यूट, न्यूट्रल, कोल्ड, केमिनोफोर दिया है तो तुम्हें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड, खत्म हो जाएगी बात। हालांकि ये जो कंपाउंड मिल रहा है तुम्हें, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, काम की चीज होती है, एंटी फ्रीज रिएजेंट होता है ये, एंटी फ्रीज रिएजेंट। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन विद हॉट केमिनोफोर। हॉट केमिनोफोर के लिए क्या कह रहा है, इन दिस द क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स एंड CO2 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन। तो जैसे ही आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, तो चलो मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो ये कार्बन और ये कार्बन, जितने कार्बन बच रहे हैं उसकी एसिड बना दो। इधर भी एक बच रहा है, इधर भी एक बच रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ HCOOH, एक कार्बन की एसिड बन गई। याद रखना मिथेनोइक एसिड जो होती है बड़ी अनस्टेबल होती है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी और टूट जाएगी CO2 और H2O में। सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये टूटा, इधर एक कार्बन मिलना है, इधर हमें 2 कार्बन मिलना है, तो 2 कार्बन की एसिड CH3COH, एक कार्बन की एसिड HCOH। पर HCOH का हाल बुरा हाल हो जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो ये हो जाएंगे CH3COCH3 प्लस HCOOH। अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर कीटोन बनाया है मैंने। कीटोन तब बनेगा जब इस जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, उसके पास अगर H नहीं होगा। ये भी आप लोग हायर क्लासेस, मतलब हायर क्लासेस क्या, क्लास 12th में पढ़ोगे। पहले किसी भी चीज का जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है। लेकिन अगर कीटोन दे रहा है तो वहीं पे रुक जाती है रिएक्शन, फिर उसके लिए ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी बाद में चीजें पढ़ोगे, अभी फिलहाल याद रख लो कि ऐसे कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो जहां पर H नहीं है, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ मिथाइल है, तो उसका कीटोन बनेगा, उसका एसिड नहीं बनेगा। फिर अब इन दोनों कार्बन के पास HH है तो इन दोनों की एसिड बन जाएगी, और चूंकि सेम है तो एक ही एसिड बनेगी, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपको कीटोन देगा, CH3COCH3। नेक्स्ट आता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इट्स अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्कोनी, एंटी मार्कोनी के बाद मुझे ये अच्छा टॉपिक लगता है। एक 2-step conversion of an alkene into an ozonide followed by its reductive cleavage to give carbonyl compound, it's called ozonolysis. ओजोनोलिसिस की पहचान है कि O3 के साथ रिएक्शन होती है इन दी सॉल्वेंट कॉल्ड डाइमिथाइल क्लोराइड एंड डाइक्लोरोमिथाइल एट 200 केल्विन।
यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि पहले ओजोनाइड बनता है। 3 O है तो 3 O को हम इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें ये रिएजेंट दिया है, ये C और C यहाँ पे जोड़ दिया। इस C के साथ भी 2 H हैं, C के साथ भी 2 H हैं, इस C के साथ भी 2 H हैं, इस C के साथ भी 2 H हैं। अरे जो मॉलिक्यूल दिया था CH2, तो ये लो CH2, फिर ये भी CH2, तो ये लो CH2, दबा दिया उनको। नाउ व्हाट हैपन कि ZnH2O के साथ, जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ZnO बाहर निकल जाता है और ये टूट जाता है, ये ओजोनाइड होता है। ये जो हमने घर बनाया है बड़ा सा पिंक कलर का, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ये काफी ज्यादा बेटा तुम्हारा अनस्टेबल होता है, इसको बहाना चाहिए टूटने का, तो हमने जिंक H2O डाल दिया, ये टूट जाएगा। अब ये मिल क्या रहा है तुम्हें? HCHO, HCHO। तो बस जो मिल रहा है उसको लिख दो, 2 मोल्स ऑफ HCHO प्लस ZnO। अब ZnO हर केस में मिलेगा। जैसे नेक्स्ट केस देखते हैं, ये दिया है, ओजोनाइड बनाओ, CH3 CHH, ZnH2O डाला, ZnO निकल गया, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये निकल जाता है जिंक के साथ। तो ये ऐसे तोड़ा, ये ऐसे तोड़ा। अब ये क्या बच रहा है, ये देखो, CH3CHO और ये HCHO, तो 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक CH3CHO और एक HCHO। अब उसका एक तुम्हें छोटा शॉर्टकट बताते हैं जो तुमको याद रहेगा जीवन भर। 3 O है तो 3 O की कहानी है, ओ देओ निकल ले। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ देओ निकल ले मतलब ZnO के साथ, मतलब ZnO तो बचेगा ही बचेगा। अब इस C के साथ हो जाएगा डायरेक्टली, तो देखो उसके पास H तो है नहीं, तो क्या बनाएगा? कीटोन। और चूंकि इसके पास H है तो CH2O को क्या लिख सकते हैं? HCHO। सिमिलरली जैसे यहाँ दिया, ओ देओ निकल लो, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी CH3 CO CH3, तो 2 मोल CH3 CO CH3 हो गया, साथ में ZnO हो गया। तो कुछ नहीं करना है, ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ना है, ओ देओ निकल लो। तो एल्डिहाइड तब बनेगा जब H होगा, कीटोन तब बनेगा जब H नहीं होगा। ओ देओ निकल लो, 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक ये रहा बेंजाइल्डिहाइड और एक ये रहा CH3CO CH3। यहाँ पर एक O याद रखना, यहाँ पर एक H ऑलरेडी था, तो 1 2 3 4 5 6 CHO के बाद 4 बार CH2 और फिर से CHO। दिखाएं? ये देखो, ये पहला, ये छठा, इन दोनों को ओ दे दिए थे। नाउ CH2 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 CH2, 4 CH2 हैं और दोनों के टर्मिनल्स में CHO है, खत्म। अब ये बेंजीन का ट्राई करके देखोगे खुद से। देखो, हर बेंजीन के हर कार्बन पे H होता ही है, तो सब जगह एल्डिहाइड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये तोड़ा, ओ देओ 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 ओ देओ, है ना। अब क्या है बेटा, जरा देखो, ये नंबर 1 नंबर 2 से जुड़ा है, अब नंबर 1 नंबर 3 से नहीं जुड़ा है, फिर नंबर 3 नंबर 4 से जुड़ा है, नंबर 2 नंबर 5 से नहीं जुड़ा है, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 से जुड़ा है। दीज बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि यहां से यहां आने में ये टूट चुका है बीच से।
तो 1 2 फिर 5 6 और 3 4 ये सब एक साथ जुड़े हैं विच गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ CHO। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जेई नीट में पूछा गया है कि बेंजीन का ओजोनोलिसिस पर क्या मिलता है, तो याद रखना 3 मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल, सॉरी ग्लाइऑक्सिल, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल। समझ में आ गया? ये होता है ऑर्थोजाइलिन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसका ओजोनोलिसिस करने पे क्या मिलता है। तो यहाँ से तोड़ा, ओ दिया ओ दिया, यहाँ तोड़ा, ओ दिया ओ दिया, यहाँ तोड़ा, ओ दिया ओ दिया, तो क्या होगा देखो जरा। ये CH3 इस CHO से जुड़ा है, ये CHO इस CHO से जुड़ा है। देख रहे हो ना, एक लाइन बन रही है, ये ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो तुम्हारे सामने सामने दिख रहा है कि CH3 CHO और फिर से ये क्या बन रहा है CHO, सॉरी बीच वाला CO है, आई एम सॉरी, क्योंकि बीच वाले में H नहीं है ना। इस वाले के पास H कहाँ है, इस वाले के पास H थोड़ी ना, इसके पास तो मिथाइल है ना। तो CH3 के पास CO फिर CHO, फिर ये वाला देखो, ये CHO ये CHO, तो यहाँ पर भी एक ग्लाइऑक्सिल बन रहा है। फिर ये CH3 ये CO और ये CHO, यानी कि ये 2 मोल बन रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से अपने आप से करके देखो, कभी कभी चीजें देखने से नहीं करने से आती है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन containing 2 double bonds on reductive ozonolysis gives glyoxyl ethanol propanone, give the structure of the hydrocarbon। अब तुमको कुछ दे दिया गया और तुमको एल्कीन पहचानना है। क्या क्या दिया है हमको? कह रहा है ग्लाइऑक्सिल दिया हुआ है, एक इथेनॉल दिया हुआ है, और एक प्रोपेनॉन दिया हुआ है। बच्चों एक चीज याद रखना, जैसे तुम डबल बॉन्ड को तोड़कर ओदियो निकल लेते हो, ओजोनोलिसिस करते हुए तुम ओ ऐड करते हो, तो रिवर्स सोचो ना यार। अगर हमें एल्कीन चाहिए तो ओ को निकालना पड़ेगा, यानी कि दोनों ओ यहां से निकाल दो, यहां से भी निकाल दो, यहां से भी निकाल दो, और सारे सी को जोड़ दो। ये ट्रिक होती है, आपको एल्कीन मिल जाएगा। CH3CH, डबल बॉन्ड CH CH3 इसने क्वेश्चन में कहा था कि 2 डबल बॉन्ड है, तो देखो हमको 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, मिलने भी चाहिए, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना आ रहे हैं। 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। जैसे एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, चलो। टीचर ने कहा कि हमको एल्कीन बताओ जिसके ओजोनोलिसिस करने पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक एसीटोन मिल रहा है और एक एसिटल एल्डिहाइड मिल रहा है। अब तुम कैसे करोगे ये काम? तो पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओ, सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। पहले एसीटोन बनाओ और फिर एसिटल एल्डिहाइड बनाओ, और जानबूझकर इस तरह से बनाओ कि दोनों के C डबल बॉन्ड एक दूसरे को फेस कर रहे हो, ताकि तुमको उसको निकालने में कोई दिक्कत ना आए। अब तुमने जब यहाँ से O2 निकाल दिया तो दोनों को जोड़ दोगे, तो जोड़ने पर तुमको एल्कीन ऑटोमेटिकली मिल जाना है। ये क्या हो गया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भैया? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है?
An alkene A contain 3 CC8CH and 1 CC pi bond. A on ozonolysis give 2 moles of aldehyde with molar mass this. Write its IUPAC. सिंपल है, हमारे लिए तो सारे सिंपल है तुम्हारे लिए क्या है? 3 CC बॉन्ड 1 2 3, एक सी पाई, एक सी डबल बॉन्ड सी है। अच्छा ये देखो यार, इसके पास या तो सी डबल बॉन्ड सी यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। हम कहाँ पे लेकर आए? तो उसकी क्वेश्चन में हिंट दिए, गिव 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड दे रहा है, और वो भी सेम नेचर का दे रहा है, क्योंकि उसका मोलर मास एक ही का दिया है 44 AMU, यानी कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहाँ पर सारे हाइड्रोजन प्लेस कर दो। जब सारे हाइड्रोजन प्लेस कर लोगे तो देखना 8 CH बॉन्ड आने चाहिए। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्वेश्चन में गिवन था। तो अब क्या करो, जो क्वेश्चन में कहा है वो कर लो। वो क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ दो निकल लो। तो 2 मोल्स ऑफ CH3, CHO बच रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। इस एल्डिहाइड का मोलर मास क्या 44 है? तो ये चेक करें, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16, 17 17 और 3 20, 20 और 24 44। तो जो हम लोगों ने काम किया एकदम सही किया, और इस तरह के ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे, जेई लेवल पे, नीट लेवल पे आते ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को CaC2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बाइड आयन ये होता है। तो सिंपल है कि Ca2+ अलग हो गया, कार्बाइड अलग हो गया, 2 मोल पानी लिए हैं, पानी में से H+ और OH- मिलता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। यानी कि Ca2+ के पास OH- आएगा, तो क्या बनाएगा, CaOH होल स्क्वायर। और ये H+ क्योंकि 2 मोल ले रहे हैं तो दोनों तरफ एंड में चले जाएंगे, तो इथाइन बन जाएगा आपका। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द इथाइन बाय यूजिंग द कैल्शियम कार्बाइड। सर पानी के साथ रिएक्शन करो, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ एकत्र हो गए। नेक्स्ट है विसिनल डाइहैलाइड, अभी पढ़कर आ रहे हैं कि अल्कोहलिक क्यूएच बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, अल्फा से Br निकालो, बीटा से H निकालो। अब ये चीज़ 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार करने पर देखो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब एक बार फिर से अल्कोहलिक क्यूएच डालो, क्वेश्चन में मतलब लिखा ही है 2 बार करने को, तो एक बार ये अल्फा, फिर एक बार ये बीटा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। अच्छा एक रास्ता और चुना गया है कि अगर एक बार अल्कोहलिक क्यूएच इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा प्रीफर ये रहता है कि उससे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करो। तो जो काम अल्कोहलिक क्यूएच करता है, यानी कि बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, वही काम NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया भी करता है, लेकिन ये अल्कोहलिक क्यूएच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आसानी से करेगा। तो अल्कोहलिक क्यूएच ने पहले अल्फा बीटा किया, CH3 CBr CH2, फिर से आया ये अल्फा ये बीटा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कभी भी 2 एल्काइल हैलाइड्स मतलब कभी भी विसिनल डाइहैलाइड दिया हो तो आपको हमेशा एल्काइन मिलेगा, अगर आप उसमें 2 बार अल्कोहलिक क्यूएच डाल दें, या प्रेफर ये रहता है कि एक बार अल्कोहलिक क्यूएच के बाद उसके बाद उसका दूसरा स्ट्रॉन्गर बेस डालें, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये रहा NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, विच इज मोर एसिडिक अमंग इथेन इथीन इथाइन। बेसिकली इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो एल्केन यानी कि इथेन हो गया CH3 CH3,
इथीन हो गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों एक बात सुन लो, यहाँ पे एसिडिक नेचर किस बात से निर्भर कर रहा है कि कितनी जल्दी H प्लस जा रहा है, ऐसा क्या? जी नहीं, ऐसा ऐसा है ना कि O से जब H जुड़ा होता है तो तुम जा कहते हो कि सर यहाँ से H प्लस जल्दी निकलेगा, लेकिन अगर C से H जुड़ा है तो तुम कभी नहीं कहोगे कि सर C से H प्लस निकलेगा, दिमाग में ठनकता नहीं है। O से H जुड़ा हो तो तुरंत कहोगे, क्यों? दिमाग इस बात पे जाता है कि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर जुड़ा है तो वहां से H प्लस ही रिलीज होगा। सो यस, यही फैक्ट पे मैं खेलने वाला हूं। इन तीनों कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक है। क्या कहते हो? आओ देखते हैं। देखो बेटा, एस करेक्टर is directly proportional to electronegativity, which determines the acidic nature. जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। क्लियर? ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अंदर एस करेक्टर कितना हुआ? 1:3 का रेशियो, मतलब 25%। ये हो गया 33.33%। sp का मतलब हो गया 50%। तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में है? sp वाले में, इथाइन में। तो यानी कि अगर हम मोस्ट एसिडिक की बात करें तो एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। दिस इज द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्यों भाई? तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। जैसे हमने एल्कीन में पढ़ा, फिर से हम एल्काइन में पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड हटाते जाओ, बी आर ऐड करते जाओ। एक बार बी आर ऐड हुआ, ठीक है, फिर से बी आर टू आएगा, एक बार फिर से बी आर ऐड हो जाएगा, तो चार चार बी आर हो जाएंगे, खत्म। सिमिलरली हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी यही कांड रहेगा, लेकिन हाँ ये याद रखना चूंकि अनसिमेट्रिकल है, अटैकिंग रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, एडिशन जिसमें हो रहा है वो भी अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बी आर इस कार्बन के पास गया, फिर से एच बी आर ऐड करेंगे तो क्या होगा? फिर से वही मार्कोनिकॉफ रूल, बी आर उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। नाउ यू कैन सी दैट सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग यू हैव गॉट। एक ही कार्बन पे दो दो बी आर है, तो इसी को क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने, जेमिनल और विसिनल क्या होता है। एडिशन ऑफ H2, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या पानी ऐड करना है, कुछ नहीं करना है यार। पानी मतलब एक तरफ OH ऐड कर दो, एक तरफ H ऐड कर दो, खत्म। अब ये है कि ये इनॉल है। इनॉल कैसे है? 1 2, इसका नाम क्या होगा? एथ इन ऑल, यही तो लिखोगे। तो जब भी इनॉल आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज गूंजती है, उसका नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या चीज? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। बोले तो ये हाइड्रोजन कूद के यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड कूद के यहाँ चला जाएगा, इजी भाषा में, वरना टॉटोमेरिज्म की डिटेल वीडियोस पढ़ी हैं, ठीक है। तो सी एच डबल बॉन्ड ओ CH3, यानी कि CH3CHO। ये आंसर है फाइनल। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा, गरीब को गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो,
फिर से ये इनॉल फॉर्म बन गया, ये H इधर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन हो गई टॉटोमराइज। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? नेक्स्ट एल्काइन का ओजोनोलिसिस करके दिखाते हैं हम आपको। O3 ऐड किया, ओजोनाइड बना, लेकिन देखो एल्कीन था तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं था। अब चूंकि एल्काइन में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है तो वो ये बॉन्ड यहाँ पर दिखाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी नॉट पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई ने इस O के साथ जोड़ लिया, एक पाई ने इनके साथ जोड़ लिया, एक जो सिग्मा बॉन्ड बच रहा है वो यहाँ पे बच रहा है, ये बचा रहेगा। अब क्या होगा, जब जिंक O चला जाएगा, यानी कि ये टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा और यहाँ का ये जिंक O चला जाएगा और फिर ये भी टूट जाएगा। तो क्या बचेगा, सुनना 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 सुनना, एक बार दिखा देते हैं, बता देते हैं, सब्र रखो। ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, ZnO निकल गया। अब ये ऐसे टूट गया तो क्या बच रहा है, HCO, HCO और बीच में ये बॉन्ड, यानी कि CHO ग्लाइऑक्सिल। नहीं समझ में आया, फिर से करें, आओ देखो, ये 3 O बनाते थे तुम लोग, सुन लो। अब ये C, अब एक के पास, सॉरी, ये CH3 है, ये CH3 है। हम ये कह रहे हैं अगर तुम Zn पानी डाल रहे हो तो ZnO निकल गया, ये ZnO कहाँ से निकला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट गया तो क्या बच रहा है अब, CO, ये CH3, फिर ये C से ये जुड़ा है, C, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये फाइनल कंपाउंड है। और एक बार फिर से देख लो, सिंपल शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है वो कीटोन बनाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O इसके पास नहीं है, इसके पास है तो एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन चूंकि एल्काइन है तो एक बॉन्ड यहाँ पर भी रहेगा और ये CHO बना देगा, खत्म। ठीक, नेक्स्ट आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से हमें बेंजीन मिलता है, ये एल्काइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिलता कैसे है जरा देख लेना, इसको पहले फेवरेट में रखें हम, एक चीज यहाँ से हटा दें, चलो देखते हैं अभी कैसे होगा, कैसे होगा, चलो ये देख लें। 3 मोल्स बेटा हाई टेम्परेचर है, 873 केल्विन, कोई आम बात नहीं है। तो होगा क्या, एक एक पाई बॉन्ड हटेगा, यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, हटने के बाद सब पे एक एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या होगा, खत्म, नए बॉन्ड बनाएंगे, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। तो ये ऑल्टरनेट में सिंगल डबल क्लोज चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम चेन विद alternate single double bond will result into benzene, nothing else. Similarly, जब 3 moles of प्रोपाइन करेंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट तो सेम रहेगा। ये बात अलग है कि चूंकि 3 CH3 बचेंगे तो ये मेसिटिलीन बनेगा। कैसे हुआ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हर तरफ से एक पाई बॉन्ड हटाओ, पाई बॉन्ड हटाओ, पाई बॉन्ड हटाओ, जैसे जैसे पाई बॉन्ड हटता रहेगा तुमको तुम्हारा एक बॉन्ड एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, तो साइक्लाइज करके तुम्हें मेसिटिलीन मिलेगा। तो
कंडीशन ऑफ एरोमेटाइजेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बेंजीन वाली वीडियो में। एल्कीन एल्काइंस में जितना था मैंने आपको सब करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। टिल देन टाटा बाय बाय।